हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गया भारत में राष्ट्रवाद का 5वां पार्ट बनाने में, लेकिन फिर आ गए हैं। अब देर नहीं होगा। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन उसको दूर कर लिया गया है और आगे हम लोग इस तरह से बढ़ते चलेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद पे हम लोग करीब करीब असहयोग आंदोलन ख़त्म कर चुके हैं। असहयोग आंदोलन ख़त्म करने के बाद जो है हम लोग गांधी जी को 10 मार्च 1922 को जेल में भेज चुके हैं। जेल गांधी जी चले जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है। मतलब कि आप राज के द्रोही हैं और उनको 6 साल की सज़ा दी जा रही है। गांधी जी जेल में चले गए। इधर गया में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें जो है वो थोड़ा सा बट जाते हैं कुछ लोग क्या बट जाते हैं, कांग्रेस में भी दो भाग बट जाते हैं। उनमें से एक परिवर्तनकारी हो जाते हैं और एक अपरिवर्तनकारी हो जाते हैं। गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें परिवर्तनकारी और अपरिवर्तनकारी उसमें से बन जाते हैं। चित्तरंजन दास जो थे वो थोड़ा सा नाराज टाइप के चल रहे थे। उस समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा कि अब हम जो है कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते हैं। कहा है कि गांधी जी जो ये काम किए थे उससे थोड़ा नाराज़ चल रहे थे सब लोगों को ये लग रहा था कि मतलब कि क्या ज़रूरी था, एक छोटा सा काम भी तो हुआ था। लेकिन गांधी को अहिंसा और सत्य, इसके आगे तो कुछ जानते ही नहीं थे। उन्होंने पूरी तरह से आंदोलन को वापस ले लिया था। अब स्थिति क्या आती है? अब स्थिति ये आती है कि परिवर्तनकारी अपरिवर्तनकारी। परिवर्तनकारी कहते हैं कि हम लोग काउंसिलों का विरोध नहीं करेंगे, जो भी सरकार की काउंसिलें हैं उसको विरोध नहीं करेंगे। हम लोग चुनाव लड़ते हैं काउंसिलों में, इसके बाद चुनाव में जीत हासिल करने के बाद काउंसिल में चलते हैं और इसके बाद उनके नीतियों का विरोध करेंगे। ये परिवर्तनकारी थे, जिसमें चित्तरंजन दास थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है और उनका साथ दे रहे थे मोतीलाल नेहरू। अपरिवर्तनकारी में राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे, वल्लभ भाई पटेल लोग जैसे थे। उनका कहना था कि नहीं, हम लोग गांधी जी जो कह रहे हैं उन्हीं के आधार पर चलेंगे। तो गांधी जी तो जेल में हैं। यहाँ गुट बट गई और बट जाने के बाद जो चुनाव हो रहे थे 1923 में, 22 के बाद 1923 में जो है ये दोनों लोग मिलकर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए। ये परिवर्तनकारी लोग थे जो कि काउंसिल का विरोध न करके काउंसिलों में चुनाव लड़ करके जीत हासिल करने के बाद काउंसिल में जा करके सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। ये लोग चुनाव लड़ लिए और चुनाव में इनको जीत मिल गई, अच्छा खासा जीत मिल गई। 101 सीटों में 42 सीटों पे जीत पा लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ठीक ठाक चलने लगा इनका, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ने लगे ये लोग। उस समय ये नीतियों का विरोध भी करने लगे, लेकिन दिक्कत तब हो गई जब 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। जब चित्तरंजन दास 1925 में मर गए तो धीरे धीरे पार्टी भी समाप्त हो गई। और पार्टी क्या समाप्त हो गई, वहाँ जितने भी उसमें लोग कार्यकर्ता थे वो अंग्रेजों के किसी न किसी पद पर धीरे धीरे चले गए थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और स्थापना का वजह था कि परिवर्तनकारी लोग काउंसिल में जाकर के नीतियों का विरोध करना चाहते थे। मैं कई बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमेशा प्रश्न पूछता है। 1924 में, 22 में गांधी जी को लेकर 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। 6 साल का तो सश्रम कारावास मिला था, लेकिन 2 साल के बाद उनको रिहा कर दिया गया। और गांधी जी आने के बाद बाहर उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ दिन तक राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ। और उन्होंने राजनीति से मतलब एक दूरी बना ली थी, चले गए अपने अहमदाबाद वाले आश्रम में। दूरी बनाने के बाद गांधी जी कहे कि अब मैं कुछ जो है वो ऐसा करना चाहता हूँ कि जिससे कि, चूँकि हुआ ये था कि जो आंदोलन जब उन्होंने देखा था, और आंदोलन क्या पूरे भारत में जब भ्रमण करने के दौरान उनको इस बात की समझ आ गई थी कि हमारे देश में जो है वो छुआछूत वाली समस्या जा नहीं रही है और हिंदू मुस्लिम एकता भी किसी तरीके से बन नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों में दूरी बनी है। तो उन्होंने थोड़ा सा संरचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि पहले मुझे छुआछूत वाली समस्या को ख़त्म करना है पहले, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं।
कई गुटों में बटे हैं और कई गुटों में बट करके किसी से लड़ना थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। तो गांधी जी संरचनात्मक कार्यों में लग गए। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा राजनीति से दूर होना चाहता हूँ, तो दूरी बना लिए थे। अब स्थिति ये बनती है कि इधर गांधी जी दूर हो गए हैं, इधर 1925 में जो है वो स्वराज पार्टी भी ख़त्म हो गई है। लेकिन क्रांतिकारी गांधी जी से थोड़ा सा क्षुब्ध थे। जितने भी उस समय युवा थे, गांधी जी का सहयोग आंदोलन में उन्होंने ज़बरदस्त साथ दिया था, बहुत बहुत ज़बरदस्त साथ दिया था। अब युवा लोग जो है वो क्रांतिकारी जैसा, उनका तो भाई युवा का मिजाज ही अब कैसा होगा। युवा तो चाहेगा ही नहीं कि इधर उधर कुछ किया जाए, मांगा जाए, कहा जाए, किसी के साथ हाथ जोड़ा जाए, किसी से जा कर के विनती की जाए, ये तो युवा पसंद करेगा नहीं। अब युवा क्रांतिकारी होना तो लाजिमी था कि वो क्रांतिकारी हो गए। और क्रांतिकारी क्या हो गए, उनको सह भी मिल रहा था। उनको एक कह सकते हैं कि जितने ये कांग्रेस के पैरेलल में क्रांतिकारियों को सह मिलते जा रहा था। कुछ ऐसे थे गरम दल मिजाजी लोग जो थे, उनको सह दे रहे थे और वो ठीक ठाक अपना क्षेत्र बना लिए थे। मतलब आपको बता दें कि क्रांतिकारियों का क्षेत्र जो है इधर अभी आज के पाकिस्तान के लाहौर से लेकर और महाराष्ट्र के पूना एकदम दक्षिण में है, पूना से लेकर के और इधर हैदराबाद से लेकर के और इधर बंगाल और इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब कि क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो 1924 की बात है। 1924 में उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया जिसको हम लोग कहते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। माने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में उन्होंने बना दिया। अब उस संगठन करने के लिए काम करने लगे धीरे धीरे। तो उनका भी यही मकसद था कि अंग्रेज़ों को कौन पसंद करता था। अंग्रेज़ों को जो पसंद नहीं करते थे वो दो तरीके थे। एक नरम दल थे जो उनसे जाकर के विनती करते थे। कुछ लोगों का मत था कि आप रहिए, आपके रहने से हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें कुछ अधिकार दे दीजिए। लेकिन क्या युवा को ये बात पसंद आएगी? युवा तो यही कहेगा कि ना, आप रहिए ही नहीं, हमारा देश हम पर सौंप दीजिए, हम अपने देश को चला लेंगे। वैसे भी हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि उस समय जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुआ करते थे तो पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता था करीब 1/4 उत्पादन हमारा देश करता था। देखिए उस समय जब सोने की चिड़िया हमारा देश हुआ करता था कभी ज़माने में, अंग्रेज़ जब यहाँ पे आए तो उस समय विश्व उत्पादन का 24.5% मैंने पढ़ा है कहीं, 24 मैंने कह सकते हैं 1/4 भाग भारत उत्पादन करता था। लेकिन जब वो चले गए, जब अंग्रेज़ जाने लगे तो पूरे विश्व के उत्पादन का 2% हम लोग उत्पादन करते थे। सोचिए कि स्थिति क्या है। सिर्फ लुटेरई सिर्फ और सिर्फ लुटेरई हुई है। जितना बन सकता है यहाँ से लुटेरई, मतलब क्या, आदमी तक को लूटा गया। आदमी तक को मतलब समझते हैं, आदमी के मतलब कि सबको 24 घंटे मिल रहे हैं, आदमी के 12 से 15 घंटे मजदूर बना करके उनको लूट रहा है। उनका समय, उनका काम, उनसे वर्क लिया जा रहा है और बदले में बस जीने भर कुछ व्यवस्था दे दी गई। तो क्रांतिकारी कहते थे कि नहीं, हम लोग इस तरह विनती नहीं कर सकते, हमारा देश है, हमको चाहिए। इसके लिए वो अपना एक संगठन बनाए और HRA जो उन्होंने अपना संगठन बनाया वो एक बहुत बड़ा संगठन था। कह सकते हैं कि उसके जो मेन लीड में जो रोल जिसका था वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एक बहुत ही धुरंधर व्यक्ति। मतलब कि वो ऐसा व्यक्ति था जो कि कोई काम जल्दी लेना नहीं चाहता था, लेकिन अगर भाई साहब ले लिया तो फिर अंजाम तक, चाहे कयामत आ जाए लेकिन अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये स्थिति थी उस व्यक्ति में। अब कोई भी जब संगठन बन गया तो उस संगठन को चलाने के लिए हमको चाहिए क्या? सबसे ज़्यादा चाहिए धन।
धन की ज़रूरत थी, और धन के साथ साथ उस समय अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत थी। ये दो बातें, और इसको ध्यान में रख करके शुरू में वो क्या करते थे कि उनकी जो टीम थी वो लोग छिटपुट कहीं ना कहीं किसी जाकर किसी धनी के घर में कहीं ना कहीं डाका डाल देते थे, और डाका डालने के बाद कुछ विशेष उन लोगों को मिल नहीं पाता था। मतलब कि कई जगह जाकर के वो लोग डाका डाले, किसी जाकर बड़े धनी लोगों के सेठ साहूकार के घर में डाका डाले, लेकिन वहाँ पे कुछ मिल नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि बात 1925 की है कि करीब मार्च में और मई में ये दो जगह डाका उन लोगों ने डाला था। मिला तो कुछ नहीं, लेकिन 2 लोग मर गए। इसके बाद पंडित जी मतलब राम प्रसाद बिस्मिल को लगा कि नहीं, आखिर हम लोग अपने ही देश के लोगों को लूट रहे हैं। मैंने अपने ही देश में, मैंने वहीं थे जो अंग्रेज़ों के थोड़ा सा करीब रहा करते थे, और मर रहा है आम आदमी, इसलिए उन्होंने कहा कि अब इनको नहीं। और वो लोग एक कोई बड़ा प्लान बना रहे थे, बड़ा कांड करना चाहते थे, और इसी कांड में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र वो लोग रच रहे थे। और ये षड्यंत्र में का एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण 9 अगस्त 1925 का काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना जो होती है, उस कहानी की शुरुआत करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ उसकी तैयारी करते हैं। क्या होता है, एचआरए जो है वो अपना एक संविधान बनाता है। कोई भी संगठन बनता है तो उसका एक अपना एक संविधान होता है, उसकी एक लोगों को तौर तरीका बताया जाता है कि हम लोगों को कैसे करना है, और प्लानिंग बनती है। उस प्लानिंग के हिसाब से सबको चलना होता है। बंगाल के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। बंगाल से लेकर हम बताए ही थे कि कहाँ कहाँ था, किनका रेंज था। 2 बातें आती है, सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। सन्याल, चटर्जी, बनर्जी, ये अगर नाम किसी के लास्ट में लग गया तो समझ लीजिए कि वो लोग बंगाल के हैं। बांकुरा में सचिंद्र नाथ सन्याल को पकड़ लिए, पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? इसलिए पकड़ लिया कि जो एचआरए जो संविधान था वो उसका विज्ञापन करने के लिए वो बंगाल तक वहाँ बांकुरा में पहुँच चुके थे, और वहाँ लोगों को, युवाओं को जोड़ने के लिए। चाहे आज भी आप देख लीजिए कि कोई भी संगठन जब बनाता है कोई भी, तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को जोड़ते हैं। हर जगह घूम करके हर जगह प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। बहुत सारे संगठन हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो एचआरए संगठन को बढ़ावा देने के लिए उसके विज्ञापन और उसके संविधान को लेकर के सचिंद्र नाथ सन्याल को पकड़ लिया गया। दूसरे थे योगेश चंद्र चटर्जी, जिनको हावड़ा में, कानपुर से वो जा रहे थे, और हावड़ा में जो ही स्टेशन पर उतरे उनको भी कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया गया। इसलिए पकड़ लिया गया कि वो लोग को अंग्रेज जो थे वो थोड़ा सा उनके दिमाग में था कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं, या उनको ये पता था कि एक संगठन बना है क्रांतिकारियों का, और संगठन के विज्ञापन और प्रचार करने के लिए हर जगह ये घूम रहे हैं। जब उनको भी वो लोग कैप्चर कर लिए, उनको भी पकड़ लिया गया, उनको जेल में जब डाल दिया गया, तब सबसे बड़ी दिक्कत हो गई पंडित बिस्मिल को। बिस्मिल को ये समस्या हो गई कि अब पूरे बंगाल का भी अपना उत्तरदायित्व अभी इन्हीं के हाथ में आ गया। इसकी पूरी उत्तरदायित्व उन्होंने ले लिया, कहा कि चलो बंगाल को भी हम संभालते हैं। तय ये हुआ कि हम लोग जो हैं, हम लोग के पास कुछ धन होना चाहिए, और धन की तैयारी के लिए लखनऊ से करीब 12 किलोमीटर पहले सहारनपुर लखनऊ एक ट्रेन चलती थी, लोकल ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ, मतलब सहारनपुर से लखनऊ एक लोकल ट्रेन चलती थी। बीच में हरदोई स्टेशन पड़ता है, हरदोई, आप लोगों को पता होना चाहिए। सहारनपुर से हरदोई, हरदोई से लखनऊ,
काकोरी कांड जो है वो जितने संगठन में थे लोग उसमें से मात्र 10 लोगों को लिया गया था। ये 10 लोग मिल करके इस घटना को करते हैं। हरदोई स्टेशन पर 10 लोग का ग्रुप एक चढ़ता है, 10 लोगों का एक टीम चढ़ता है ट्रेन के भीतर। वो 10 लोग कौन कौन है आपको बता दें। शाहजहांपुर से उसमें 4 लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल। ये 4 लोग थे शाहजहांपुर के। शाहजहांपुर एकदम सटा हुआ जिला है। आपको बता दें कि आप आज के शाहजहांपुर मत देखिए, उस समय शाहजहांपुर का क्या रेंज था, इस पर ध्यान दिया जाए। शाहजहांपुर थे, ये 4 लोग थे। बंगाल के 2 लोग थे, सचिंद्रनाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती और बख्शी भी बंगाल के लोग ही होते हैं लगभग। ये बंगाली 2 लोग थे। बनारस से थे चंद्रशेखर आज़ाद और मनमथ नाथ गुप्त। ये बनारस के 2 लोग थे। और औरैया से मुकुंदी लाल। ये 10 लोग हरदोई स्टेशन पर 9 अगस्त को ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, इसी लोकल ट्रेन पे जो कि सहारनपुर से लखनऊ जाती है। 8 डाउन उसका नाम है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। 8 अगस्त को ही इसकी तैयारी हो गई थी। टीम में करीब 30-40 लोगों का एक अपना टीम था। उसमें यह तय किया गया था कि ये 10 लोग जो है वो चलेंगे वहाँ पे। ये प्लानिंग पहले ही बन गई थी। हरदोई स्टेशन पर जो है वो लोग उसमें चढ़ जाते हैं। लखनऊ से करीब 12 किलोमीटर पहले, 12-14 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है काकोरी। काकोरी स्टेशन पर चेन पुलिंग की जाती है और ट्रेन रुक जाती है। दिन कौन सा तारीख है? 9 अगस्त 1925। अब स्थिति क्या होती है कि काकोरी में जो है वो ये 10 लोग जाते हैं और जो वहाँ पे एक 4 लोग लिए थे राइफल टाइप का। वो चूँकि राइफल था नहीं, वो जर्मन एक हथियार था, छोटा था, लेकिन उसका ऐसा स्थिति था कि वो जो बट उसमें लगा था, अगर पीछे से लकड़ी का एक कुंदा लगा दिए तो राइफल बन जाता था। वो था नहीं राइफल। आज जिस तरह से हम लोग AK-47 कह रहे हैं, उस तरह का एक जर्मन होता था वहाँ पे, छोटा सा ही बंदूक। लोग कुंदा लगा करके उसको एकदम राइफल टाइप के बना करके वहाँ पे चारों तरफ से बंदूक 4 रखे हैं। जो उसमें खजाना था, खजाना जो जा रहा था, उस खजाने को नीचे पटक दिया गया। ट्रेन रोक करके बक्सा को नीचे गिराया गया। ताला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ताला टूट नहीं रहा था। अशफाकुल्ला खान ने अपना वो जो बंदूक लिया था वो मनमथ नाथ गुप्त को दे दिया और कहा कि ये पकड़ो, मैं ताला तोड़ रहा हूँ, और एक लेकर हथौड़ा तोड़ने लगे। ताला तोड़ रहे थे, ताला टूट गया, लेकिन मनमथ नाथ गुप्त को डराने में ही उनसे गोली जो है वो छूट गई। गोली उसमें से हथियार चल गया, और हथियार जब चल गया तो एक व्यक्ति था वहाँ पे, अहमद अली, गोली उसको लग गई और वो वहीं पे मर गया। ताला खोलने के बाद उसमें से कुछ चांदी के सिक्के, कुछ उसमें धन थे, और इस तरह से जो भी उसमें चीज़ें थी लगभग उसमें से वो लोग ले करके वहाँ से एक चद्दर में लपेट करके वहाँ से और भाग गए। बात तो एकदम पूरी तरह से आग की तरफ फैल गई। अगले दिन पूरे विश्व में कहा जा सकता है, ब्रिटेन तो भाई उगते सूरज का देश था, लगभग पूरे विश्व में इस गोली मतलब कि काकोरी कांड का ये जो न्यूज़ था वो छप गया। ये सभी लोग फरार। इसके बाद गुप्तचर विभाग को ये दिया गया जिम्मा कि आप लोग इसको देखिए, तहकीकात करिए कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ। कोई भारतीय मुस्लिम ही थे जिन्होंने इसका तहकीकात शुरू किया। तहकीकात करने में एक चीज़ गड़बड़ उन लोगों से हो गई थी कि वो जो चद्दर लिए थे, एक चद्दर उनका छूट गया था।
एक चादर में तो उन्होंने अपना सारा सिक्का उक्का जो भी था, कुछ पैसे रुपए जो भी थे, उनको लेकर के भाग गए। ऐसा माना जाता है करीब 4200 रुपया के आसपास था सब मिला जुला करके उस समय के ज़माने में, 4200 के आसपास कुछ पैसे थे। अब स्थिति क्या बनती है? अब स्थिति ये होती है कि एक चद्दर छूट गया है, पुलिस ने उसको जब्त किया, और जब्त करने के बाद कोने में कहीं देखा गया था कि वो जो चद्दर जहाँ पे धोने के लिए गया था, उस धोबी का एक एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। तो ये तो क्लियर पता चल गया कि वो चद्दर जो है वो शाहजहाँपुर का है। गुप्तचर विभाग जो है वो उस चद्दर को लेकर के और शाहजहाँपुर में उन धोबी घाट में पहुंचा। धोबियों से पता चल गया कि ये चद्दर जो है, एक व्यक्ति थे बनारसी दास जी, उनका है। पुलिस बनारसी दास के पास पहुंच गई, और बनारसी दास के पास पहुंचने के बाद लगभग हर चीज़ उन लोगों को पता चलने लगा, और धीरे धीरे गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई। बाद में वो गिरफ्तार भी कर लिए गए सभी लोग। करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 4 लोगों को 2 साल यह केस चला, और उस केस में क्रांतिकारियों को एक साथ पहले रखा गया, बाद में अलग अलग उनको जेलों में डाल दिया गया। 9 अगस्त को एक घटना घटती है, जब जेल में जब सारे लोग पकड़े जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल तो एकदम बिना डर का एकदम गजब का व्यक्ति था। जेल में रहने के दौरान जब बसंत पंचमी का समय आया, तो बसंत पंचमी से एक दिन पहले उनके जितने भी साथी थे कहे कि पंडित जी कुछ ऐसा करिए ना, कुछ बनाइए कविता, कुछ बोले, कुछ कहें। अगले दिन तैयार था, और कविता क्या था? मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। ये पंडित बिस्मिल में लिखा। और अक्सर जेल से और कचहरी जाते समय गाड़ियों में बैठ करके वो पुलिस के साथ जब जाते थे तो हमेशा एक ही गाना गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो शख्स थे कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। पूरी तरह से जो है वो सब तुम्हारा है, वो युवा थे। बाद में उसमें से कुछ लोगों को काला पानी की सज़ा हुई, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ लोग मुखबिरी कर दिए अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के सामने मुखबिर बन गए। कुछ लोगों को 3-4 साल की सज़ा हुई, लेकिन 4 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई। उसमें पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में, बिस्मिल को गोरखपुर में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में करीब दिसंबर 1927, 2 सालों के बाद जेल में नहीं, फांसी की सज़ा दे दी गई। और आपको बता दें कि उस समय भारत के जितने बड़े नेता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा चाहा कि कम से कम आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। उसमें अहम भूमिका थी पंडित मालवीय की, पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने उस समय जो भारत का वायसराय इरविन था उसके यहाँ भी बात पहुँचाई, इंग्लैंड में पहुँचाई बात। मतलब कि लोकल अदालत से लेकर के उस समय के वायसराय से लेकर के इंग्लैंड के महारानी महाराजा तक इस बात को पहुँचाई गई कि कम से कम इनकी सज़ा को कम करके और आजीवन कारावास के रूप में कर दिया जाए। लेकिन वो लोग नहीं माने, और
इन लोगों को 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जेल में फांसी दे दी गई। केस लड़ने के दौरान पंडित बिस्मिल के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। उनको एक ऐसा साधारण वकील उनके दे दिया जाता था कि एक बार तो क्या हुआ कि उनको एक ऐसा वकील दे दिया कि उन्होंने कहा कि मैं किसी वकील का नहीं, मैं खुद ही अपने लड़ना चाहता हूँ केस। और उस समय बिस्मिल ने जब अंग्रेजी में अपनी बात शुरू कर दी तो जो अंग्रेज का वहाँ पे बैठा था, जज जो बैठा था, उन्होंने कहा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? तो उन्होंने कहा कि राजा बनाने वाले किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं। इतनी अच्छी पकड़ थी भाषा पे। तो ये उनको फांसी दे दी गई। और हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद, उस व्यक्ति का तो पहले से कहना था कि मुझे तुम लोग जिंदा नहीं पकड़ सकते हो। इसमें सारे लोग पकड़े गए। अशफाक उल्ला खान तो बहुत बाद में पकड़े गए दिल्ली से, लेकिन पकड़े गए ही। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पकड़े गए। वो लास्ट में उनको पकड़े कहाँ गए? वो तो 1931 में इलाहाबाद में ही खुद को गोली मार लिए थे। ये स्थिति हुई थी। जहाँ तक मुझे डेट याद है वो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने गोली मार ली थी अपने आप को। वो पकड़े उस समय नहीं गए थे। जब इन लोगों को फांसी दे दी गई तो लगा कि एचआरए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस समय भारत का एक शेर जिसका नाम कौन नहीं जानता है, पंजाब का भगत सिंह, 1926। इसमें एक नया चीज जुड़ गया, ये हो गया HSRA। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1926 में दिल्ली में एक क्रिकेट का स्टेडियम है फिरोजशाह कोटला, जिसका इस समय नाम हो गया है अरुण जेटली मैदान। फिरोजशाह कोटला में ये संगठन बनता है और ये संगठन अब अपने तरीके से काम करता है। तो इतना ही आज कहना है, और आगे जो है इसी तरह से बातें चलती रहेंगी। हर ईस्वी में क्या क्या हो रहा है, 1926, 1927, 28, 29, इस पर चर्चा होगी अगले वीडियो में। अब ये लोग आ जाते हैं, अब इनकी टीम काम करने लगती है। HSRA भगत सिंह की टीम अब काम करने लगती है क्रांतिकारियों की। और इधर 1926 में बारदोली में सेम वही खेड़ा वाला प्रॉब्लम हो गया था, जो खेड़ा में मैंने बता दिया था, वहीं बारदोली में होने लगा गुजरात के। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा कि आप उसको समझिए, और इसको धीरे से ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि वो समस्या का समाधान कर लिया गया। खेड़ा जैसा प्रॉब्लम था बारदोली में भी, वहीं किसानों का लगान को लेकर के। और उसी समय वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने कहा, अरे ये तो सरदार हैं हम लोगों के, और वल्लभ भाई पटेल के पहले अब सरदार लग गया। गांधी जी फिर से एक बार हीरो के रूप में उभरे। गांधी जी पे अभी भी लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि एक फेथ था। और गांधी जी जो है वो 1926 में बारदोली सत्याग्रह को मतलब कि ठीक ठाक तरीके से उन्होंने अपना बात मनवा लिया, और गांधी जी हीरो के रूप में फिर उभरने लगे। और मैंने बता ही दिया है पहले ही आपको कि वो अभी थोड़ा सा संरचनात्मक कार्य में लगे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता वो चाहते हैं कि हो, कम से कम छुआछूत और अस्पृश्यता को ख़त्म करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि सबको एक साथ लेकर के चला जाए। आगे अभी क्या क्या अड़चने आएंगी 27-28 में आप लोगों को फिर से हम बताएंगे। उस समय साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं। 1928 में लाला लाजपत राय को जो है वो एक लाठी का इतना तेज प्रहार उन पर लगता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन जो है वो भारत में एक अजीब स्थिति में आया जिसमें एक भी भारत का सदस्य नहीं था। 1929 में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग होती है, इस पर चर्चा होगी आगे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग होती है जो जवाहरलाल नेहरू करते हैं और उनका बखूबी साथ उस समय दे रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 30 में हम लोग क्या करवाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करवाएंगे। 31 में गांधी इरविन समझौता कराएंगे। 1932 में पूना पैक्ट करवाएंगे। इस तरह की बातों के लिए अब मैं अगले वीडियो में जो है वे सारी बातें 1932 तक आप लोगों को पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में कुछ देखिए, कुछ और आगे बढ़िए, एंजॉय करिए और ये कहानी का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।